हेलो ऑल। तो आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज़ वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का जो ये चैप्टर है इसमें वेव्स की भी इन्वॉल्वमेंट है और कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे। जो हमने वेव्स में पढ़ा था वो तो यूज़ होगा ही होगा, साथ में कुछ नई चीज़ें भी यूज़ होंगी। तो ज़रा इनको समझना स्टार्ट करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में हम मेनली बात करेंगे वेव की, लाइट वेव की। वी विल टॉक अबाउट लाइट वेव। हम लाइट वेव की बात करेंगे। लाइट वेव की बात करेंगे का मतलब है कि लाइट के नेचर की बात करेंगे कि लाइट में वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो लाइट में कैसा नेचर होता है, इस बात की सबसे पहले शुरुआत जो की वो की न्यूटन ने। तो न्यूटन ने लाइट को स्टडी किया और न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बात करनी स्टार्ट की। तो न्यूटन ने बोला नेचर का मतलब क्या है। सबसे पहली बात कि मेनली दो नेचर की बात होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, या तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। नाउ पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, ये बातें हमने डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में की हैं वैसे। तो पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि एनर्जी इज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, तब बोला जाता है कि पार्टिकल नेचर है। हमारे जो भी एंटिटी है उसमें पार्टिकल नेचर है। और वेव नेचर का मतलब होता है कि एनर्जी इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, कि एनर्जी जो है वो फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर एनर्जी है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर एनर्जी है तो इट इज पार्टिकल नेचर, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एनर्जी है तो इट इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट हमने मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की है। अब यहां पर हम वेव नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, लाइट के। तो लाइट में, लाइट का नेचर कैसा होता है, मतलब पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है, इसकी बात सबसे पहले शुरुआत की न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि लाइट में होता है पार्टिकल नेचर, लाइट में होता है पार्टिकल नेचर। और लाइट के पार्टिकल्स को नाम भी दिया उन्होंने। और जो नाम न्यूटन ने दिया लाइट के पार्टिकल्स को, उन्होंने उसको नाम दिया कॉर्पुस्कुलर्स। कॉर्पुस्कुलर्स। तो कॉर्पुस्कुलर्स मतलब पार्टिकल्स ऑफ लाइट को नाम दिया गया। बाद में ऑब्वियसली ये नाम जो है वो चेंज हुआ। प्लैंक ने उसको फोटोन दिया, सॉरी क्वांटम ऑफ लाइट नाम दिया। और फिर न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन ने उसको नाम दिया फोटोन। तो फोटोन बाद में नाम दिया गया, लेकिन जो इन्होंने नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। एक तरीके से उन्होंने नाम दिया था कॉर्पुस्कुलर आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट को नाम दिया था उन्होंने। अब ये उन्होंने इस बेसिस पे दिया था कि उनको दिख रहा था कि रिफ्लेक्शन दिखाती है लाइट, और रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो लाइट शो करती है। और उनको ये भी पता था कि जब कोई पार्टिकल किसी दीवार से टकराता है तो टकरा के वो सेम एंगल पे वापस जाता है अगर दीवार और उसके बीच इलास्टिक कोलिशन हो। तो दीवार और उसके बीच अगर इलास्टिक कोलिशन है, दीवार और पार्टिकल के बीच अगर इलास्टिक कोलिशन है, तो फिर पार्टिकल सेम एंगल पे जाता है। तो और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्शन में कि रिफ्लेक्शन भी जो होता है सेम एंगल पे होता है, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनता है। और यहाँ पार्टिकल के कोलिशन में भी सेम एंगल बनता है अगर इलास्टिक कोलिशन है। तो उन्होंने इसी बात को इमेजिन करते हुए बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल 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 पार्टिकल्स called corpuscular, which are not visible to us, but they do interact with material। और जैसे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो एग्जैक्टली सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चले जाता है। इसके बेसिस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन और बाकी फिनोमिना भी एक्सप्लेन किए बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने थियोरेटिकली एक्सप्लेन किए, बट दिस थियरी वॉज प्रूवन रॉन्ग लेटर ऑन। और किसकी थियरी सही प्रूव हुई? तो न्यूटन के साथ ही एक दूसरे साइंटिस्ट थे उन्हीं के टाइम के, ही वॉज हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन। तो जो क्रिश्चियन हाइगन थे, तो क्रिश्चियन हाइगन ने बोला वेव नेचर
को उन्होंने कि लाइट में वेव नेचर होता है। वेव नेचर होने का मतलब लाइट में जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसंट्रेटेड ना होके वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वेव जो होती है, वेव जो कैरी करती है एनर्जी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी कैरी करती है, पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एनर्जी वेव्स में। तो हाइगन ने बोला, क्रिश्चियन हाइगन ने बोला कि लाइट में वेव नेचर होता है, और उनका जो इंस्पिरेशन था वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर को लेके, वो था जैसे समुद्र में या लेक में, पानी की लेक में, अगर आप कहीं पर जैसे शांत पानी की लेक है और उस पानी की लेक में अगर आप कहीं पर डिस्टरबेंस क्रिएट करें, तो डिस्टरबेंस जो है, ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो डिस्टरबेंस ऐसे करके बाहर की तरफ को ट्रैवल करते हैं, वो डिस्टरबेंसेस ऐसे करके दिखते हैं बाहर की तरफ को ट्रैवल करते हुए यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये जो पानी की सरफेस पे एक तरीके से जो डिस्टरबेंस जो है वो उनमें जो एनर्जी जो ट्रैवल करती है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं वो एनर्जी सिंगल पार्टिकल में होती है, अभी वो एनर्जी यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है। तो ये उनका इंस्पिरेशन था कि लाइट भी जैसे एक बल्ब से लाइट आती है तो वो चारों तरफ बराबर फैलती है एक तरीके से, या कोई भी सोर्स से लाइट आती है तो वो चारों तरफ आइडेंटिकल फैलती है। तो जो हाइगन का इंस्पिरेशन था वो ये था वेव नेचर का इंस्पिरेशन। तो हाइगन ने बोला कि लाइट में वेव नेचर होता है और न्यूटन ने बोला कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। नाउ कौन सही था और कौन गलत? तो ये प्रूव हुआ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से, विच वाज YDSC। इसको बोला जाता है YDSC, जिसका फुल फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हाइगन की जो थियरी थी वो वेव नेचर की थियरी और न्यूटन की पार्टिकल नेचर की थियरी, ये दोनों में से ऑब्वियसली एक ही सही हो सकती थी। तो YDSC वो एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले प्रूव किया कि इन दोनों में से कौन सी थियरी सही है और कौन सी गलत। तो YDSC ने प्रूव किया कि हाइगन की वेव थियरी जो है वो करेक्ट है और न्यूटन की पार्टिकल थियरी जो है वो सही नहीं है, और हाइगन की वेव थियरी इज करेक्ट। ये सबसे पहले YDSC ने प्रूव किया। एक तरीके से कैसे प्रूव किया वो हम सीखेंगे। तो वेव्स में एक स्पेशल खासियत होती है जो कि पार्टिकल्स में नहीं होती है। वेव्स एक स्पेशल फिनोमिना शो करते हैं जो पार्टिकल शो नहीं करते हैं, और वो स्पेशल फिनोमिना है इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन वेव शो करती हैं, जो कि हमने वेव्स में पढ़ा भी है। जैसे वेव्स एक ही जगह पे एक ही समय पे एक से ज्यादा वेव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। एक ही समय पे एक ही जगह पे देयर कैन बी 2 और मोर देन 2 वेव्स प्रेजेंट, 2 या 2 से ज्यादा वेव्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं एक ही जगह पे एक ही समय पे। लेकिन एक ही जगह पे एक ही समय पे 2 पार्टिकल जमा नहीं हो सकते। पार्टिकल्स एक ही जगह नहीं एक्वायर कर सकते एट द सेम टाइम इन स्पेस, लेकिन वेव्स कर सकती हैं। तो वेव्स जो हैं, इस फिनोमिना को सुपरपोजिशन बोला जाता है, और सुपरपोजिशन से जो पैदा होता है फिनोमिना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी से जो फिनोमिना पैदा होता है उसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर सकती है हमारी वेव। तो वो हम देखेंगे कि कैसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली यंग ने कि हाइगन की थियरी करेक्ट है और न्यूटन की थियरी गलत है। लेकिन लेटर ऑन हमें पता है, बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चला कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। तो YDSC ने प्रूव किया कि लाइट में वेव नेचर होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि न्यूटन गलत थे, न्यूटन कंप्लीटली गलत नहीं थे, लेकिन उनके टाइम के दौरान ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाई कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। हाइगन का वेव नेचर प्रूव किया यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल नेचर को प्रूव किया। और अल्टीमेटली हम अभी बोलते हैं कि लाइट में जो है वो डुअल नेचर होता है। तो डुअल नेचर होता है लाइट में, वो हमें अभी पता है मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ जो इस चैप्टर में जो है मेनली हाइगन की थियरी के बारे में बात करेंगे एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे।
तो हाइगन की थियरी है, क्रिश्चियन हाइगन की थियरी है, हाइगन्स वेव थियरी। तो हाइगन की जो वेव थियरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जरा वो समझना स्टार्ट करेंगे। क्या है वो टर्मिनोलॉजी, जरा समझेंगे। इमेजिन करिए कि एक सोर्स है वेव का, तो वेव का एक सोर्स है, तो वो वेव का सोर्स एनर्जी देगा अपने आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स पे। तो यहां आसपास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी देगा। तो ये, और उसकी वजह से ये जो फॉर एग्जांपल यहां पर के पार्टिकल्स हैं जो कि इससे बराबर दूरी पे हैं, ये सारे पार्टिकल्स, ये बराबर दूरी पे हैं सारे पार्टिकल्स, इनको एनर्जी मिल जाएगी। तो इनको एनर्जी मिल जाएगी तो आपको यहां पर ये सब पार्टिकल्स सेम कंडीशन में दिखाई देंगे, मतलब वो सभी सेम ओरिएंटेशन में होंगे एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपको वो लेक में दिखता है कि लेक में एक जगह पे डिस्टरबेंस है तो फिर वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करते हुए दिखती है आपको। तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं इन ये सब सेम फेज में होंगे। अगर हम वेव्स की लैंग्वेज में बोलें तो दे विल बी इन सेम फेज। सेम फेज में अगर वो पार्टिकल होंगे तो उन सेम फेज, जो बराबर दूरी पे जो पार्टिकल हैं, जो एक्स दूरी पे हैं सब पार्टिकल्स, जो एक्स दूरी पे हैं सब पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे। ऑल द पार्टिकल्स विल बी इन सेम फेज। तो ये सारे पार्टिकल्स अगर सेम फेज में हैं तो इनको कनेक्ट करने वाले जो एरिया है, जो इनको कनेक्ट करने वाला एक तरीके से शेप है, इन सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट करने वाला शेप, जो सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं, इसको बोला जाता है वेव फ्रंट। इसको बोला जाता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखेंगे। वेव फ्रंट एक तरीके से वेव फ्रंट इज द शेप और इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। जो सारे जो पॉइंट सेम फेज में उनको कनेक्ट करने वाला जो शेप है उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। तो पॉइंट पार्टिकल्स का जो वेव फ्रंट है वो आएगा स्फेरिकल। ये सर्कल दिख रहा है यहां, वैसे वो स्फेरिकल आएगा। तो वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। नाउ दूसरी यहां जो टर्म है वो है वेवलेट। नाउ हाइगन की थियरी जो इंपॉर्टेंट बात बोलती है वो ये बोलती है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए वेव के सोर्स की तरह काम करता है। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव। और उनसे जो ये वेव्स पैदा होती हैं, वेव फ्रंट के पॉइंट से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको बोला जाता है वेवलेट। वेवलेट का मतलब छोटी वेव। नाउ फिर ये वेवलेट्स जो वेव पैदा करेंगी वो फिर आपस में इंटरफेयर करेंगी और फिर से एक वेव फ्रंट पैदा होगा, फिर से एक नया वेव फ्रंट पैदा होगा। और ये वेव फ्रंट, ये नया वेव फ्रंट है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर ये प्राइमरी वेव फ्रंट था देन दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। नाउ फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगेगा और फिर उससे टर्शरी वेव फ्रंट पैदा होगा। उन सेकेंडरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट की वेव्स को मिला के टर्शरी वेव फ्रंट पैदा होगा। फिर टर्शरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स फिर टर्शरी वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स हैं वो अपनी वेव पैदा करेंगे और वेवलेट्स पैदा करेंगे और फिर उनसे एक तरीके से क्वाटरनरी वेव फ्रंट पैदा होगा। और इस तरीके से वेव्स में एनर्जी का प्रोपोगेशन होने लगेगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो एनर्जी इस तरीके से ये प्रोपोगेट करती रहेगी। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर सबसे पहली वो है वेव फ्रंट का टेंजेंट और वेलोसिटी, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। वेव फ्रंट का टेंजेंट एंड प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेव फ्रंट का टेंजेंट एंड वेलोसिटी के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव is perpendicular to
is perpendicular to wave front, is perpendicular to tangent of wave front. तो wave front के tangent के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. तो ये देखना आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए. नाउ तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है, पॉइंट सोर्स अगर है हमारी वेव का, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल. जरा समझेंगे इस बात को. पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल. स्फेरिकल शेप के वेव फ्रंट होंगे, ये इमेजिन कर सकते हैं हम यहां पर से. दूसरा, अगर लाइन सोर्स होगा तो इमेजिन कर सकते हैं कि उसका वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. अगर लाइन सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट ऐसे सिलेंड्रिकल होंगे, इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. अगर लाइन, एक लाइन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो अगर एक लाइन में वेव पैदा हो रही है, इस लाइन में सारे सोर्सेज हैं, तो इस लाइन से बराबर परपेंडिकुलर दूरी पे सब पॉइंट सेम फेज में होंगे. बराबर परपेंडिकुलर दूरी पे सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे. और यहां से मुझे इस तरीके से वेव फ्रंट, ये इस तरीके से ये मिलेगा हमें. ये हमें इस तरीके से लाइन सोर्स जो है, ये लाइन सोर्स का इस तरीके से वेव फ्रंट मिलेगा. ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे. अगर आप याद करें तो ये जो वेव फ्रंट का शेप है सोर्स के साथ, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप विथ द शेप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा आता है वहां पर, उसी तरीके का रिलेशन यहां पर भी है कि पॉइंट चार्ज अगर होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फेरिकल होता है. तो यहाँ पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होगा. लाइन सोर्स के वेव फ्रंट का शेप सिलेंड्रिकल होगा. मतलब इसमें जो वेव ट्रैवल करेगी, इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स में ये वेव ट्रैवल करेगी. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये होगी एक तरीके से, इस तरीके से डायरेक्शन, इस तरीके से वेव प्रोपोगेट करेगी. तीसरा है, अगर प्लेन सोर्स है, प्लेन सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट भी प्लेनार होगा. अगर प्लेन सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट भी प्लेनार होगा. जैसे अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूं कि ये प्लेन सोर्स है, तो प्लेन सोर्स से क्या होगा कि परपेंडिकुलर दूरी पे, बराबर परपेंडिकुलर दूरी पे ये बराबर ये सेम फेज में होंगे. तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक नया प्लेन बन जाएगा. तो ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे. फिर आगे वाले पॉइंट्स अकॉर्डिंगली वो भी सेम फेज में होंगे. तो यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वेव का, और ये हमारा वेव फ्रंट हो गया. तो वेव फ्रंट का टेंजेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट विल बी प्लेनार. तो यहीं पर से बात करते हैं कि अगर पैरेलल रेज हो तो उनका वेव फ्रंट कैसा होगा. तो पैरेलल रेज का वेव फ्रंट प्लेनार होगा. क्यों? ये पैरेलल रेज ही ड्रॉ की हमने. मतलब एक तरीके से आप अगर वेव फ्रंट पता करना चाहते हैं तो जो भी हमारी प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस तरफ, फिर ऐसे अंदर की तरफ को भी आएगा परपेंडिकुलर, और ऐसे करके ये प्लेनार वेव फ्रंट बनेगा. मतलब प्लेन पैरेलल रेज का जो वेव फ्रंट होगा इट विल बी प्लेनार. मतलब पैरेलल रेज जो होंगी, पैरेलल रेज का वेव फ्रंट भी प्लेनार ही होगा. नाउ अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज होती हैं तो फिर उनका वेव फ्रंट प्लेनार नहीं होगा. जैसे अगर डाइवर्जिंग रेज हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज हैं, अगर इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज हैं, तो इनका वेव फ्रंट ऐसा होगा, इस शेप का होगा. क्योंकि ये शेप के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट जो देखेंगे ये तभी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर आ पाएंगे. तो इनका शेप ऐसा होगा. और अगर कन्वर्जिंग है, इस तरीके से कन्वर्जिंग है अगर हमारी वेव्स, हमारी रेज, तो उनका वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से होगा. इनका वेव फ्रंट कुछ ऐसे होगा. मतलब यहां कहीं पे जो जिस पॉइंट पे मीट कर रही होंगी वहां पे सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा. तो एक तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा इनका, अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज हैं.
तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज अगर होंगी तो उनका स्फेरिकल होगा, जो कि हम बहुत बार 2D में सर्कल में ड्रॉ करेंगे, सर्कुलर शेप में, वैसे वो स्फेरिकल शेप में होगा। तो स्फेरिकल शेप होगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज का वेव फ्रंट, और पैरेलल रेज का वेव फ्रंट प्लेनार होगा। तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेव फ्रंट देखना आना चाहिए। नाउ तो हाइगन की थियरी ये बोलती है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव, एक नए सोर्स ऑफ वेव की तरह काम करता है, और फिर वो नए सोर्स ऑफ वेव से जो वेव पैदा हो रही हैं उनका इंटरफेरेंस हमको नया वेव फ्रंट देता है। उनका इंटरफेरेंस विल प्रोड्यूस न्यू वेव फ्रंट, उनका इंटरफेरेंस नया वेव फ्रंट पैदा करता है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्शरी वेव फ्रंट, ये इस तरीके से पैदा होता जाएगा, वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की हमने बात की, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की हमने बात की। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि वेव फ्रंट्स का क्या मीनिंग है, क्योंकि वेव फ्रंट्स को हम डील करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो हाइगन्स थ्योरी पे वापस आएंगे, इसके डेरिवेशन, इसके थ्रू हम डेरिवेशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे YDSC, जिसने हाइगन्स थ्योरी को सही प्रूव किया था। कैसे सही प्रूव किया था जरा वो समझेंगे। और क्या था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सही प्रूव किया। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहा हूं एक तरीके से। तो उसमें जैसे कार्डबोर्ड की शीट है, और इस कार्डबोर्ड की शीट, ये कार्डबोर्ड की शीट है, और इस कार्डबोर्ड की शीट के सामने स्क्रीन है। ये यहां पर हमारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जहां पे लाइट फॉल होगी तो ये स्क्रीन इल्यूमिनेट होगी एक तरीके से। ज्यादा लाइट फॉल होगी तो ज्यादा इल्यूमिनेट होगी, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी तो ज्यादा इल्यूमिनेट होगी। तो ये एक्चुअली ये फॉस्फोरेसेंस के बेसिस पे कि ज्यादा लाइट टकराएगी तो ज्यादा फॉस्फोरेसेंस दिखेगा वहां पे। नाउ इसके यहां पर बनाई जाती है 2 स्लिट। इसका एक्सपेरिमेंट का नाम अगर देखें तो उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर बनाई जाती हैं 2 स्लिट्स। अब ये स्लिट्स कुछ इस तरीके से, मतलब स्लिट्स का मतलब होता है कि उसमें 2 पतले से छेद बना देंगे आप, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के होल्स कर देंगे, रेक्टेंगुलर शेप के। तो इनको बोला जाता है स्लिट्स। ये बाकी जगह ये कार्डबोर्ड है, केवल इतनी जगह वो खाली है, केवल ये बीच की जगह ये खाली है। मतलब लाइट जो है केवल यहां से आ सकती है, इन जगह से लाइट नहीं आ सकती। तो यहां पर से अगर लाइट फॉल हुई फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी कार्डबोर्ड में बाकी जगह लाइट का तो कुछ नहीं है, बाकी जगह तो लाइट मतलब रुक जाएगी एक तरीके से। लेकिन जो लाइट रेज इन स्लिट्स पे फॉल करेंगी वहां से लाइट आगे एंटर करेगी, मतलब यहां से लाइट आगे आएगी। नाउ तो फिर उसके बाद ये सामने जो स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन पे क्या पैटर्न दिखाई देता है लाइट का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट का क्या पैटर्न दिखाई देता है। नाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हमको पहले से ही पता है, बचपन में आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो तो पार्टिकल फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, वेव फॉर्म में भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, दोनों ही फॉर्म में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन दोनों के लिए ट्रू है, पार्टिकल नेचर के लिए भी, वेव नेचर के लिए भी। नाउ लेकिन सवाल है, अगर लाइट का पार्टिकल नेचर है तो फिर सामने स्क्रीन में कैसा पैटर्न दिखना चाहिए, और अगर लाइट में वेव नेचर है तो फिर कैसा पैटर्न दिखना चाहिए, ये जरा थियोरेटिकली हम समझेंगे। नाउ अगर इसमें पार्टिकल नेचर है, इफ देयर इज पार्टिकल नेचर, अगर इसमें पार्टिकल नेचर है, ये हमारे लाइट में अगर पार्टिकल नेचर है, वो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये स्लिट को जो पार्टिकल, स्लिट में जो पार्टिकल आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स ऐसे ही करके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहने चाहिए, और सामने स्क्रीन में हमें इतने रीजन में ही, केवल इतने ही रीजन में हमको लाइट दिखनी चाहिए ब्राइट, बाकी जगह लाइट नहीं दिखनी चाहिए एक तरीके से। तो सिमिलरली यहां पर भी ये स्लिट के केवल सामने वाले रीजन में लाइट दिखनी चाहिए, बाकी रीजन में लाइट नहीं दिखनी चाहिए। तो स्लिट के सामने सामने हमको स्क्रीन में ब्राइटनेस दिखनी चाहिए,
और बाकी जगह हमको डार्कनेस दिखनी चाहिए। यहां पर डार्कनेस, यहां पर डार्कनेस, यहां डार्कनेस, और केवल ये वाला और ये वाला रीजन हमको ब्राइट दिखना चाहिए। मतलब केवल ये दो रीजन हमको ब्राइट दिखनी चाहिए, बाकी रीजन हमको डार्क दिखनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा जो है ऐसा ऑब्जर्व होना चाहिए था अगर पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता। जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब इस तरीके से लाइट फॉल कराई जाती है इन दो स्लिट्स पे, तो सामने जो स्क्रीन पे जो पैटर्न दिखता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न कैसा दिखता है? ऐसा नहीं दिखता। अगर ऐसा दिखता तो इसका मतलब था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सही प्रूव हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। तो दिखता कैसा पैटर्न है? पैटर्न जो दिखता है वो दिखता है कि आपको कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क आपको फ्रिंजेस दिखती हैं, फ्रिंज नजर आती हैं। एक ब्राइट फ्रिंज, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क। तो ऐसे करके ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क नजर आने लगती है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक्चुअली में कैसा पैटर्न दिखता है सामने स्क्रीन में, अगर ये समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली में जो पैटर्न दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि इन दोनों के बिल्कुल मिडिल पॉइंट से यहां पर हमको ब्राइटनेस दिखाई देती है, यहां पर अच्छी खासी ब्राइटनेस दिखाई देती है, और फिर वो ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है, फिर यहां कंप्लीट डार्कनेस, फिर वापस ब्राइटनेस, फिर यहां कंप्लीट डार्कनेस, यहां ब्राइटनेस, यहां डार्कनेस, और यहां ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस। मतलब इस तरीके से कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती है। मतलब सेंटर पे हमको दिखाई दी ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, और बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ भी ब्राइट के बाद डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस। तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से हमको डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट फ्रिंजेस इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा नजर आता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा नजर क्यों आता है? ऐसा नजर इसलिए आता है क्योंकि जो यहां पर से जो लाइट आती है, एवरी पॉइंट ऑफ द स्लिट एक्ट एज अ न्यू सोर्स, एवरी पॉइंट ऑफ द स्लिट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। और यहां से ये लाइट फिर ऐसे करके आगे ट्रेवल करती है, और यहां से ये लाइट ऐसे करके आगे ट्रेवल करती है, और फिर यहां पर इनका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस दिखती हैं, और जहां जहां पे इन दो, एक तरीके से ये दो सोर्स में डिवाइड हो गया वेव के, अगर मैं वेव नेचर एज्यूम कर रहा हूं, और जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब पीक और वैली का मिलना, हिल और वैली का मिलना, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हिल और हिल का मिलना। तो अगर सेम फेज में दोनों तरफ से आने वाली वेव्स अगर मीट करेंगी सेम फेज में, देन वी विल गेट ब्राइटनेस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपोजिट फेज में मीट करेंगी, मतलब पाई के फेज डिफरेंस में मीट करेंगी, देन वी विल गेट डार्कनेस। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया उसी का मतलब अच्छी इमेज के फॉर्म में है ये डायग्राम। तो लाइट आती है, पहले सिंगल स्लिट से पास कराई जाती है और फिर डबल स्लिट से पास करती है। सिंगल स्लिट से पास करने का मतलब एक सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा सिंगल स्लिट। फिर वहां से लाइट जो है वो ये जैसे नीचे वाले सेकेंड वाले डायग्राम में दिखा रखा है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, तो हर तरफ इक्वली एक तरीके से जाएगी। फिर जो वेव एक तरीके से ये वाली स्लिट पे और ये वाली स्लिट पे फॉल होंगी वो फर्दर नए सोर्स की तरह काम करेगी। तो मतलब एक तरीके से दो स्लिट्स जो है हमारे YDSC के एक्सपेरिमेंट में, दे आर एक्टिंग लाइक न्यू सोर्स ऑफ वेव। तो फिर ये दो एक तरीके से दो नए सोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं, और फिर वहां से ये वेव्स पैदा हो रही हैं, और यहाँ ये वाले से भी एक वेव मतलब वेव्स पैदा होंगी। यहाँ से वेव्स ट्रैवल करेगी ऐसे करके, और यहाँ से भी ये वेव्स ऐसे करके ट्रैवल करेगी, और सामने स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा।
कंजिक्यूटिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पर निकालना सीखा कि कैसे कंजिक्यूटिव पैटर्न देखना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये इस तरीके से दिखता है स्क्रीन में। अब हम इसकी मैथमेटिक्स पे आएंगे कि कैसे डिराइव किया जाता है, कि डिस्टेंसेस वगैरह कितने होते हैं दो फ्रिंजेस के बीच, ये सारी हम बातें करेंगे डिटेल में। हाँ, तो ये सिंपल मैं डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम के बेसिस पे हम फिर प्रूफ करेंगे जो भी हमको इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले यहाँ प्रूफ करने हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमारी स्लिट है, दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2। साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं एक तरीके से यहाँ पर, स्लिट 1 और स्लिट 2। अब यहाँ पर ये यहाँ सिंगल स्लिट होगी एक तरीके से, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से एक तरीके से ये सोर्स है हमारा, ये सोर्स से लाइट यहाँ पहुंच रही है और लाइट यहाँ पहुंच रही है, और जगह भी जा रही है, लेकिन हमें केवल उस लाइट से मतलब है जो लाइट इन दो स्लिट्स पे फॉल हो रही है, S1 और S2 पे जो लाइट फॉल हो रही है। और फिर आगे जाके ये S1 और S2 से आने वाली वेव्स यहाँ सामने स्क्रीन पे पैटर्न बनाएंगे। तो उसी का मुझे डेरिवेशन करना है, वो पैटर्न का मुझे डिराइव करना है कि डिस्टेंसेस वगैरह कैसे होंगे। ठीक है, तो ज़रा ये डिराइव करने की कोशिश करें। तो अभी हम फिलहाल जो एजम्पशन होते हैं हमारे वो ज़रा देखेंगे। सबसे पहली बात हम एज्यूम करते हैं कि S1 एंड S2 will act like coherent sources. Now this is very very important. अगर incoherent sources होंगे तो हमें पैटर्न नहीं दिखाई देता। These two slits will act like coherent sources. coherent sources की तरह वो काम करने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का coherent sources की तरह काम करने का? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं करता। अब अगर आपको याद हो वेव्स में हमने पढ़ा था कि कोई सोर्स वेव पैदा कर रहा है, तो कोई सोर्स अगर वेव पैदा कर रहा है तो जैसे वो सोर्स के द्वारा पैदा होने वाली वेव इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस phi1। फॉर एग्जाम्पल ये उसके द्वारा पैदा होने वाली वेव की इक्वेशन है। कोई दूसरा सोर्स है वो वेव पैदा कर रहा है y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस k2x प्लस phi2। तो अगर दो सोर्सेस को कोहेरेंट होना है तो कोहेरेंट सोर्सेस कब बोला जाता है, नोट करेंगे इस बात को। टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो, तो तब उनको कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। जैसे पहले वाले का फेज इतना है, दूसरे वाले का फेज इतना है, अगर फेज डिफरेंस देखूंगा मैं तो आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस k2 माइनस k1 इंटू एक्स प्लस phi1 माइनस phi2। ये हमारा एक तरीके से फेज डिफरेंस आएंगे इन दो सोर्सेस के बीच। तो ये अगर फेज डिफरेंसेस हैं तो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये तो x के साथ रिलेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है। टाइम के साथ वेरी तब नहीं करेगा इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड phi1 इज इक्वल टू phi2 ऑलवेज, या phi1 माइनस phi2 इज कांस्टेंट, phi1 माइनस phi2 इज कांस्टेंट विथ टाइम एंड ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हमारे सोर्स को कोहेरेंट बोला जाएगा, दो सोर्सेस को कोहेरेंट बोला जाएगा। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन उनके बीच का जो इनिशियल फेज का डिफरेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। द इनिशियल फेज डिफरेंस phi1 एंड phi2 के बीच का डिफरेंस शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, तभी हम इनको कोहेरेंट सोर्सेस बोल पाएंगे। ठीक है, नाउ तो YDSC के एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेस होना जरूरी है। अगर कोहेरेंट नहीं हुए तो फिर आपको पैटर्न नहीं दिखाई देगा। बात करेंगे हम कुछ टाइम के बाद उसकी। कोहेरेंट सोर्सेस पैदा करने का तरीका यह है कि आप सिंगल सोर्स से आने वाली वेव को दो सोर्सेस में स्प्लिट कर दें। तो उससे होगा क्या, S1 भी S से आ रही है और S2 की वेव्स भी S से आ रही है, दोनों सेम सोर्स से आ रही हैं। तो ये बात पक्की है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एंड साथ ही साथ दोनों के क्योंकि सेम सोर्स से आ रही हैं तो इनिशियल फेज डिफरेंस के बीच का डिफरेंस, जो इनिशियल फेजेस के बीच का डिफरेंस है वो भी समय के साथ चेंज नहीं करेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा समय के साथ। तो इसलिए तरीका ये अपनाया जाता है कि सिंगल सोर्स से आने वाली वेव को दो सोर्सेज में स्प्लिट किया जाता है, हमको YDSC का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो यहाँ ये वेव ट्रैवल करेगी और ये वेव ट्रैवल करेगी और सामने हमको पैटर्न मिलेगा नाउ। तो यहाँ पर देखेंगे ये अगर मिडिल पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच का ये गैप स्मॉल डी है, दोनों स्लिट्स के बीच का, और ये कैपिटल डी है स्क्रीन और स्लिट के बीच का। नाउ फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डेल्टा फाई आई इज इक्वल टू 0, मतलब फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 है और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर तो है ही। तो S1 और S2 से आने वाली वेव्स के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0, उन दोनों के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो 0 है। तो इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। अब यहां से आने वाली वेव जो यहां ट्रैवल करेगी और यहां से आने वाली वेव जो यहां ट्रैवल करेगी, ये दोनों कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां मीट करेंगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि हमने वेव्स में पढ़ी हैं, तो वो एक बार थोड़ा सा देख लें कि डेल्टा फाई फेज डिफरेंस जो है वो दो वजह से जनरेट हो सकता है, या तो इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से या फिर पाथ डिफरेंस की वजह से। या तो इनिशियल फेज डिफरेंस हो सकता है या पाथ डिफरेंस की वजह से। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों से आने वाली वेव्स अलग अलग डिस्टेंस अगर ट्रैवल करें, पाथ डिफरेंस की वजह से। मतलब ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है k2 माइनस k1 इंटू एक्स, दिस इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस, कि इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने अलग। नाउ क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर है तो k1 और k2 बराबर होंगे, ये दोनों k के बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा एक तरीके से जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अगर दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तब तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, लेकिन अगर दोनों बराबर पाथ डिफरेंस ट्रेवल नहीं करेंगे तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा एक तरीके से डेल्टा एक्स, जो हो जाएगा x1 माइनस x2 का मॉड हो जाएगा। तो डेल्टा फाई ड्यू टू पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू k डेल्टा x, तो इट विल बी 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। और इनिशियल फेज डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, जो भी फाई 1 और फाई 2 की वैल्यूज जो भी होंगी उसके बेसिस पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फिलहाल वो है पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। नाउ तो टोटल फेज डिफरेंस इज एक तरीके से फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेजेस प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, दैट इज टोटल फेज। तो टोटल फेज डिफरेंस, नाउ व्हेनेवर टोटल फेज डिफरेंस इज 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल जब भी मिलेगा तब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब ये पाई का मल्टीपल होता है, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पाई के ऑड मल्टीपल पे हमको मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ये याद हो आपको। नाउ इफ इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0, फॉर एग्जांपल इनिशियल फेज डिफरेंस अगर 0 है, तो जब डेल्टा एक्स एन लेमडा होगा, जब डेल्टा एक्स एन लेमडा होगा तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, क्योंकि जब डेल्टा एक्स एन लेमडा होगा तब इनिशियल फेज जो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई होगा। एंड व्हेनेवर डेल्टा एक्स इज 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, तब हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन वी विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा तब हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब n लेमडा होगा पाथ डिफरेंस तब हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये याद रखना है, ये हमने पहले भी बात की है, तो ये ध्यान रखेंगे। वेव्स में ये बात की थी वैसे हमने, लेकिन इसको अभी भी याद रखेंगे, अभी भी काम आएगा ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद आएगा, याद रखना है वो है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ए रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने वहां पर बात की थी इंटरफेरेंस में। तो इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो cos फाई विल बी इक्वल टू 1, उस केस में a रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो तब होगा जब cos फाई माइनस 1 होगा, फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होगी, और तब a रिजल्टेंट जो होगा इट विल बी मॉड ऑफ a1 माइनस a2, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा यहां पर फॉर्मूला जो है वो है I रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये रिलेशनशिप याद रखनी है। तो यहां पर से जो आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा देन I रिजल्टेंट विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू
रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है आपको जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो दीज फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एंड इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 4I0 एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, और फिर इसके बेसिस पे ये चीज़ें वैसे हमने वेव्स में की हैं, लेकिन फिर से एक बार ये मैं बता रहा हूँ आपको, इनका डेरिवेशन वगैरह वहाँ किया हुआ है हमने, जो मैकेनिकल वेव्स में जो ये फॉर्मूले थे वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इसके बाद का डेरिवेशन देखेंगे हम, जो कि YDSC का जो डेरिवेशन है वो हम देखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा YDSC का। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमने देखे अभी और आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो इमेजिन करिए ये दो स्लिट्स हैं, जो दो स्लिट्स हमारे दो सोर्सेस की तरह काम करेंगे, दो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे। नाउ इस पर मतलब ये सिंगल सोर्स से पहले लाइट आ रही है और फिर ये इन दो सोर्सेस S1 और S2 इन दो स्लिट्स पे फॉल हो रही है, और फिर फर्दर आगे की तरफ ये लाइट फिर ट्रैवल करेगी। नाउ जब ये लाइट आगे ट्रैवल करेगी तो ये सामने स्क्रीन पे फिर फॉल होगी। तो हमें बताना है ये स्क्रीन पे जो इसका पैटर्न फॉर्म होगा वो कैसा होगा। तो ये मिड पॉइंट है दोनों स्लिट्स का। फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो है वो इस पे फॉल जो कर रहा है वो यहाँ पे ये पॉइंट पे मीट कर रहा है। नाउ तो ये वाला पॉइंट है फॉर एग्जांपल हमारा C और ये वाला पॉइंट है O। तो ये दूरी है कैपिटल D, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। सबसे पहली बात, S1 से O पहुंचने वाली वेव और S2 से O पहुंचने वाली वेव, ये दोनों वेव्स जो हैं वो उनके बीच का पाथ डिफरेंस होगा 0। इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो उनका अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो उनका फेज डिफरेंस भी 0 होगा। तो S1 से O पहुंचने वाली वेव और S2 से O पहुंचने वाली वेव, ये दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस विल बी 0। तो क्योंकि S1O विल बी इक्वल टू S2O, ये अगर देखेंगे ये आराम से दिख रहा है हमको क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है इन दोनों का। तो S1O विल बी S2O, तो यहां पहुंचने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस विल बी 0, देयरफॉर डेल्टा फाई विल आल्सो बी 0। तो यहां पर जो होगा वो बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पे मैक्सिमा बनता है और उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जहां 0 फेज डिफरेंस होता है उस जगह जो मैक्सिमा बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ अब जब इससे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे जाएंगे तो यहां से और यहां से आने वाली वेव्स के बीच कुछ पाथ डिफरेंस जनरेट होने लगेगा। तो कितना पाथ डिफरेंस जनरेट होगा वो जरा हमें बात करनी है कि कितना पाथ डिफरेंस जनरेट होगा। जैसे यहां अगर देखेंगे इस जगह ये कोई जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट तक अगर वेव पहुंचेगी फॉर एग्जांपल S1 से ये वाले पॉइंट पे और S2 से ये वाले पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं कि S2O ज्यादा बड़ा है S1O के मुकाबले। S2O SP बोल देता हूं इस पॉइंट को, S2P इज ग्रेटर देन S1P, साफ साफ दिख रहा है वो डायग्राम में भी। तो वेव जो S2 से P पहुंची है और वेव जो S1 से P पहुंची है, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। तो इस बार कुछ पाथ डिफरेंस जनरेट होगा, देयर विल बी सम पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो कितना पाथ डिफरेंस वो होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो यहां पर से S1 से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर, अब ये बीच वाली लाइन में हटा रहा हूं, ये वाली लाइन जो S1 से O और S2 से O में गई थी, ये वाली लाइन में फिलहाल ये डेरिवेशन करने के लिए हटा रहा हूं। तो हमें पता करना है कि S1 से P और S2 से P जो ये वेव पहुंच रही है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। तो क्या करेंगे, S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये वाली लाइन पे, S2P वाली लाइन पे। नाउ और C से ये जो लाइन यहां कनेक्ट, C से जो P पे लाइन कनेक्ट हो रही है। नाउ फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है थीटा,
ये वाला एंगल है थीटा, जो सी से पी को लाइन कनेक्ट कर रही है और सी से ओ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन, अगर कैपिटल डी मच मच लेस देन स्मॉल डी हुआ, इफ कैपिटल डी इज मच मच लेस देन स्मॉल डी, यहां लिखते हैं जरा कि इफ कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब ये दूरी बहुत बड़ी है इस दूरी के मुकाबले, तो उस केस में ये एंगल जो होगा वो बहुत छोटा होगा। उस केस में S1P S2 विल बी वेरी स्मॉल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत दूरी पे अगर एंगल सबटेंड करेगा, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, अगर बहुत छोटा डिस्टेंस जो कि स्मॉल डी है कंपेयर टू कैपिटल डी, अगर ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है तो इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल बहुत छोटा होगा, तो इसलिए S1P S2 विल बी वेरी स्मॉल। तो अगर ये बहुत छोटा एंगल होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी करीब करीब 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, फॉर एग्जांपल वाला पॉइंट है A, तो S1AP ये 90 डिग्री का एंगल है और S1P S2 ये बहुत छोटा एंगल है, तो AS1P विल ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी करीब करीब 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो फिर अगर ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और थीटा बहुत छोटा है, तो करीब करीब ये एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब AP विल बी इक्वल टू S1P, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स अगर हैं, ये मतलब इक्वल एंगल्स हैं, तो ये सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब AP विल बी इक्वल टू S1P, AP और S1P की वैल्यू बराबर होगी। ठीक हो गया, AP इज इक्वल टू S1P। तो फिर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये वाली वेव ने ट्रेवल किया है S2P माइनस S1P, इट विल बी इक्वल टू S2A। ये जो डिस्टेंस है, this will be the extra distance traveled by this wave, this S2P wave के द्वारा जो extra distance traveled होगा, it will be S2A। now ये है कितना, जरा ये हमें निकालना है, ये पाथ डिफरेंस होगा एक तरीके से। तो ये अगर निकालना है उसके लिए इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। अब ये एंगल थीटा हमने माना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, ये छोटा ट्रायंगल S1C, इसको A' बोल देता हूं, S1A' क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये एंगल बहुत छोटा था, तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, तो ये एंगल भी करीब करीब 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो मतलब एंगल S2S1A विल बी इक्वल टू थीटा, ये थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। तो इससे ये वाला अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम देखेंगे तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से ये S2S1A वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखेंगे हम, तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये स्मॉल डी के बराबर है, ये स्मॉल डी के बराबर है। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी डी साइन थीटा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्मॉल डी साइन थीटा। तो स्मॉल डी साइन थीटा, स्मॉल डी साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो गई स्मॉल डी साइन थीटा। तो यहां जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, इट इज स्मॉल डी साइन थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वैल्यू है स्मॉल डी साइन थीटा। नाउ जब जब ये पाथ डिफरेंस ओ पॉइंट पे तो जीरो है, जब जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होगा तब तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तब तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। whenever delta x is equal to n lambda we will get constructive interference, मतलब मैक्सिमा। और जब जब डेल्टा x 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा तब तब मुझे मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मिनिमा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सोर्सेस के बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है। ये इंपॉर्टेंट है कि S1 और S2 का डेल्टा फाई इनिशियली जीरो। तो जो भी और कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो जो भी
फेज जनरेट होगा, जो भी फेज डिफरेंस जनरेट होगा वो पाथ डिफरेंस की वजह से ही जनरेट होगा। तो डेल्टा एक्स विच इज डी साइन थीटा, जब जब ये एन लैम्डा होगा तब तक हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब जब ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तब तक हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। नाउ तो अगर देखें तो पहला ये O है, तो जहां पहला मैक्सिमा मिलेगा उस जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू, पहला मिनिमा मिलेगा जहां, वहां डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 होगी। सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो पहले मिनिमा पे डेल्टा फाई की वैल्यू पाई होनी चाहिए, और वो तब होगा जब पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। सिंपल है, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर मिलेगा मुझे पहला मिनिमा, फिर यहां पर मिलेगा मुझे पहला मैक्सिमा जब डेल्टा एक्स होगा लैम्डा, या डेल्टा फाई होगा 2 पाई। ऐसे नीचे पहला मिनिमा, जो नीचे की तरफ को पहला मिनिमा मिलेगा वो तब होगा जब डेल्टा एक्स फिर से लैम्डा बाई 2 होगा। इस बार ये वाली वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये वाली वेव ने ज्यादा, ऊपर में ये वाली वेव ने ज्यादा और ये वाली वेव ने कम, या डेल्टा फाई की वैल्यू पाई के बराबर होगी। फिर यहां पर जो पहला मैक्सिमा मिलेगा वहां डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होगी और डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई हो चुकी होगी। फिर यहां पे हमें दूसरा मैक्सिमा, फिर तीसरा दूसरा मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा, फिर ऐसे करके दूसरा मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा। तो इस तरीके से हमको कंटिन्यूअसली मैक्सिमाज एंड मिनिमाज मिलते रहेंगे, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमाज। तो ये कितनी दूरी पे मिलेंगे, अभी हमने निकाला ये पाथ डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये डेरिवेशन तब आया है व्हेन कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो ये ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कुछ मतलब अगर मैं ग्राफ में प्लॉटिंग करूं इंटेंसिटी वर्सेस एक्स का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहां, तो सेंटर पे मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर जीरो इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर जीरो इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। तो ये अगर देखेंगे इस तरीके का ग्राफ, ये बता रहा है ये इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर जीरो इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। ऐसे नीचे गए तो जीरो, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद यहाँ जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमको यहाँ सामने फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। तो फ्रिंज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज, ये एक सिंगल फ्रिंज हो गई एक तरीके से, दो मिनिमास के बीच ये सिंगल फ्रिंज है, दिस इज सिंगल फ्रिंज। फिर ये अगली फ्रिंज है, ऐसे करके फ्रिंजेस मिलेंगी हमको, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, दो मिनिमास के बीच में सिंगल फ्रिंज, दिस इज अ सिंगल फ्रिंज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज, दिस इज अ सिंगल फ्रिंज, ठीक है। नाउ तो हमने ये देखा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा निकल के आई, और ये तब आई व्हेन कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। नाउ अब डिस्टेंसेस निकालेंगे जरा ध्यान से, कि कितनी दूरी पे हमको ये मैक्सिमाज और मिनिमाज मिल रहे हैं, कि यहां से कितनी दूरी पे पहला मिनिमा मिला जैसे, या यहां से कितनी दूरी पे पहला मैक्सिमा मिला, सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी निकालना चाहते हैं हम। तो पहला मिनिमा मिलने के लिए डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, पहले मिनिमा के लिए डी साइन थीटा को लैम्डा बाई 2 होना पड़ेगा। नाउ इफ दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह वाई बाई डी लिखा जा सकता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर मैं अगर थीटा बहुत स्मॉल एज्यूम करूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जो कि काफी बार केस हो सकता है कि थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान देंगे ये एंगल स्मॉल नहीं, ये एंगल स्मॉल तब था जब कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ये एंगल स्मॉल तब होगा व्हेन वाई इज कंपेरेबल टू कैपिटल डी, वाई इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल तब होगा व्हेन वाई इज मच मच लेस देन कैपिटल डी। वाई ये दूरी है, यहां सेंट्रल मैक्सिमा से जो दूरी हम देख रहे हैं, दैट इज वाई। जब वाई स्मॉल डी से बहुत छोटा होगा, वाई कैपिटल डी से, सॉरी, वाई विल बी मच मच लेस देन कैपिटल डी, तब जाके ये थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो थीटा अगर बहुत छोटा है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में यहां पर मैं साइन थीटा की जगह करीब करीब टैन थीटा लिख सकता हूं। तो टैन थीटा हो जाएगा वाई बाई कैपिटल डी। तो उस केस में ये दूरी आ जाएगी डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी इज लैम्डा बाई 2।
तो y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। मतलब पहले मिनिमा की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी है, पहले मिनिमा की दूरी। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ दूसरा है, अगर d साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर हुई, d साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा के बराबर तब होगी जब पहला मैक्सिमा मिलेगा। फिर से अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको टैन थीटा या y बाई कैपिटल D लिख सकता हूं। तो उस केस में y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी आ रही है सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे इतना ही, पहला मिनिमा नीचे और पहला मैक्सिमा नीचे, तो अगर आप देखेंगे तो दो कंटिन्यूअस मिनिमास के बीच का गैप हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज कॉल्ड बीटा। बीटा हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन d, मतलब ये दूरी विच इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। बीटा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इसको फ्रिंज विड्थ बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ। बीटा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ विच इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकल के आ रही है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब d क्या मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d एंड थीटा इज स्मॉल। जब थीटा छोटा है केवल तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एक तरीके से, बीटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, हाँ, तो ये जो है अगर सिंगल स्लिट से यहां पैदा होती इंटेंसिटी I नॉट और सिंगल स्लिट ये वाली स्लिट से भी फॉर एग्जांपल I नॉट इंटेंसिटी पैदा होती, तो जहां जहां पे मैक्सिमाज आएंगे वहां वहां पे इंटेंसिटी होगी 4I नॉट। ये हमने देखा था कि I मैक्स इज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों I1 I2 बराबर हैं तो रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट का होल स्क्वायर विच विल बी 2 रूट I नॉट का होल स्क्वायर विच विल बी 4I नॉट। मतलब अकेली स्लिट के द्वारा जो इंटेंसिटी यहां पैदा होती, जब ये इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां जहां पे होगा, जहां जहां पे मैक्सिमा बनेगा, वहां वहां सिंगल स्लिट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, डबल नहीं 4 टाइम्स ज्यादा होगी। और जहां जहां पे मिनिमा होगा वहां वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, उस जगह इंटेंसिटी मतलब कंप्लीट डार्कनेस दिखेगी एक तरीके से वहां पर, और यहां नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते, अगर ये इनकोहेरेंट सोर्सेज होते तो क्या होता? इनकोहेरेंट सोर्सेज का मतलब यह है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज कर रहा है। अब ऐसा तब हो सकता है जैसे आप सिंगल सोर्स से ये दो सोर्स ना बनाते हुए आप ये दोनों अलग अलग सोर्स लेते, जैसे कि एक बल्ब ले लिया और दूसरा बल्ब ले लिया, तो दो अलग अलग बल्ब ले लिया आपने, तो होता क्या है, बल्ब में जो लाइट प्रोडक्शन होता है, जो लाइट्स पैदा होती हैं वो रैंडम प्रोसेस से पैदा होती हैं। तो अगर इस बल्ब का और इस बल्ब का किसी गिवन टाइम पे पैदा होने वाली वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर इस मोमेंट पे 0 है, तो अगले मोमेंट पे पैदा होने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो सकता है, ना हो सकता है 90 डिग्री का हो। फिर अगले मोमेंट पे पैदा होने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हो सकता है 45 डिग्री का हो। फिर अगले मोमेंट पे पैदा होने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हो सकता है 60 डिग्री का हो। फिर अगले मोमेंट पे पैदा होने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस 150 डिग्री का हो। फिर अगले मोमेंट पे पैदा होने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस 180 का हो। मतलब अगर दो अलग अलग सोर्सेज हैं, भले ही वो सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स हों, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दोनों सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स हों, लेकिन तब भी वो इनकोहेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जो वेव्स पैदा हो रही होंगी, जो लाइट पैदा हो रही होगी, वो हर मोमेंट पे उनके बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा। इस वजह से जैसे ओ पे अगर यहां और यहां से आने वाली वेव किसी मोमेंट पे कंस्ट्रक्टिव कर रही होगी, तो किसी अगले मोमेंट पे हो सकता है डिस्ट्रक्टिव भी कर रही हो, क्योंकि अगर इनिशियल फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा तब डिस्ट्रक्टिव होने लगेगा यहां। तो मतलब हर जगह, किसी भी जगह कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं जैसे यहां पर केवल कंस्ट्रक्टिव हो रहा था हर वक्त, यहां पर केवल डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, यहां फिर से केवल कंस्ट्रक्टिव हो रहा था। समय के साथ ये चीज चेंज नहीं हो रही थी कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही थी। लेकिन अगर इनिशियल फेज डिफरेंस भी समय के साथ चेंज करने लग गया, तो फिर
इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, मतलब किसी गिवन पॉइंट पे जो नेट फेज डिफरेंस होगा वो समय के साथ चेंज होने लगेगा। समय के साथ चेंज होने लगेगा मतलब उस जगह हो सकता है अभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, फिर 90 डिग्री का फेज आ गया, फिर 45 डिग्री का फेज आ गया, फिर डिस्ट्रक्टिव होने लग गया। तो उस वजह से तब हर जगह इंटेंसिटी करीब करीब यूनिफॉर्म दिखाई देती है उस केस में, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी प्लेस विल हैव सेम इंटेंसिटी एंड इट विल बी एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज विच इज एवरेज इंटेंसिटी। तो तब हर जगह इंटेंसिटी जो हो जाएगी एक तरीके से 2I0 के बराबर हो जाएगी। तो 2I0 के बराबर इंटेंसिटी दिखेगी हर जगह। उस केस में हमको फ्रिंज पैटर्न नजर नहीं आएगा। इसीलिए YDSC करने में हमको दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। इन कोहेरेंट सोर्सेस से अगर आप YDSC करेंगे तो आपको स्क्रीन में सामने कांस्टेंट इंटेंसिटी दिखाई देगी करीब करीब, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 2I0, मतलब एक के द्वारा I0 है, दूसरे के द्वारा भी I0 है, तो करीब करीब 2I0 इंटेंसिटी दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया और कुछ और फॉर्मूले आज हमने देखे। तो अगली क्लास में हम इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड CPS के सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।